हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीख रहे हैं टॉपिक मल्टी लेवल क्यूइंग। तो मल्टी लेवल क्यूइंग क्या होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हर एक डिवाइस या हर एक टाइप का क्यू हम क्रिएट कर सकते हैं। सो रेडी क्यू में क्या होता है, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए हमने रखे हैं उसको हम बोलते हैं, उसको हम रेडी क्यू में स्टोर करते हैं। यहाँ पे दो टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं। फॉरग्राउंड प्रोसेस जो इंटरैक्टिव प्रोसेस होते हैं, जो जिसमें हर एक टाइम हमें सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस यूजर से हम इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। दूसरा होता है बैकग्राउंड प्रोसेस। तो बैकग्राउंड प्रोसेस में जो भी प्रोसेस हमारे बैच प्रोसेस होते हैं, बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होते हैं, इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस, जो फ्रंट में नहीं होते। जैसे अगर हम कंप्यूटर ले तो कंप्यूटर में ऐसे भी बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम टास्क करके देख सकते हैं। फिर आता है क्यूज। तो फोरग्राउंड में हम आरआर शेड्यूलिंग मतलब राउंड रॉबिन यूज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड में हम यूज कर सकते हैं एफसीएफएस, दैट इज फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फिर आता है शेड्यूलिंग मस्ट बी डन बिटवीन द क्यूज। तो यहाँ पे हम फिक्स्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सर्व ऑल फोरग्राउंड, देन फ्रॉम बैकग्राउंड पॉसिबिलिटी फॉर स्टार्वेशन। मतलब पहले हम सारे फॉरग्राउंड प्रोसेसेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम बैकग्राउंड प्रोसेसेस को सिलेक्ट करेंगे, पहले फॉरग्राउंड फिर बैकग्राउंड। फिर आता है टाइम स्लाइस, मतलब हर एक को हम एक एक टाइम स्लाइस दे सकते हैं। फिर आता है, इसमें से टाइम स्लाइस में हम 80% टाइम दे सकते हैं फॉरग्राउंड को, और बैकग्राउंड को हम दे सकते हैं रिमेनिंग 20% टाइम स्लाइस। अब आता है मल्टी लेवल क्यू। तो मल्टी लेवल क्यू में हमारे पास जिस तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे सिस्टम प्रोसेस, इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेस, बैच प्रोसेस एंड स्टूडेंट प्रोसेस। तो हर एक टाइप के प्रोसेस की प्रायोरिटी होती है। बेस्ड ऑन प्रायोरिटी हम इसको अलग अलग क्यू में एलोकेट कर सकते हैं। तो जैसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गई सिस्टम प्रोसेस को, फिर आ गया इंटरैक्टिव प्रोसेस, फिर आ गया इंटरैक्टिव एडिटिंग, फिर आ गया बैच प्रोसेस एंड देन स्टूडेंट प्रोसेस विच इज हैविंग द लोएस्ट प्रायोरिटी। तो इस तरह से हम अलग अलग क्यू में इसको रख सकते हैं। और फिर सिस्टम प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम इंटरैक्टिव प्रोसेसेस, फिर इंटरैक्टिव एडिटिंग, फिर बैच, और लास्ट में हम स्टूडेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक प्रोसेस एक से दूसरे क्यू में मूव कर सकता है। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलर इज डिफाइंड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। पहले हम लेते हैं कि अगर हमें कोई भी मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलर बनाना है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितने क्यूज है, हमने कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज की है, देन हमने कौन सा मेथड यूज किया है कि हम प्रोसेस को अपग्रेड कर सके, देन वी हैव टू डिटरमाइन द मेथड टू डिनोट डिनोट अ प्रोसेस, एंड वी हैव टू डिटरमाइन विच क्यू अ प्रोसेस विल एंटर। मतलब हमेशा कौन से क्यू में ये प्रोसेस जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास तीन क्यू है, Q0, Q1 एंड Q2, जिसमें हमने किया है राउंड रॉबिन, और इसको हमने 8 मिली सेकेंड्स का टाइम क्वांटम दिया है। Q1 भी हमारा राउंड रॉबिन है और इसको हमने 16 मिली सेकेंड्स का टाइम क्वांटम दिया है। और फिर Q2 लास्ट क्यू, ये है एफसीएफएस। अब जैसे कि शेड्यूलिंग कैसे होगा, अ न्यू जॉब एंटर्स Q0, मतलब ये Q0 में पहले एंटर करेगा, सो विच इज सर्व्ड एफसीएफएस व्हेन इट गेन्स सीपीयू। जॉब रिसीव्स 8 मिली सेकेंड्स। अगर ये 8 मिली सेकेंड्स में खत्म नहीं होता है तो ये सेकेंड क्यू में चला जाएगा। यहाँ पर ये 16 सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये 16 सेकेंड में कंप्लीट नहीं होगा तो फिर ये थर्ड क्यू में चला जाएगा, और थर्ड क्यू में ये एफसीएफएस मैनर में एग्जीक्यूट होगा। मतलब जैसे ही इसको सीपीयू टाइम मिलेगा तो ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट होके फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज एक प्रोसेस 100 मिली सेकेंड्स का है, तो पहले 8 यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, फिर रिमेनिंग 16 यहाँ पे, और फिर जो जितना भी रिमेनिंग टाइम है से अराउंड 80 सेकेंड्स, वो हमारा एफसीएफएस में लास्ट क्यू में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आता है मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मतलब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसर है और हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं। तो पहला आता है सीपीयू शेड्यूलिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन मल्टीपल सीपीयूज आर अवेलेबल। तो हमें देखना है कि होमोजीनियस सीपीयूज है क्या। तो अगर होमोजीनियस प्रोसेसर्स विद इन द मल्टी प्रोसेसर, अगर सारे सीपीयू सेम है तो भी एक अच्छा है, तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोसेसर्स। लोड शेयरिंग हो सकता है, मतलब
हमारा एक टास्क है वो बहुत ही लेंथी है, तो उसको हम प्रोसेसर्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास अगर सपोज 5 प्रोसेसर है, P1 P2 P3 P4, तो इसमें हम लोड शेयरिंग करके ये प्रोसेसर्स को हम असाइन कर सकते हैं। फिर आता है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ओनली वन प्रोसेसर एसेस द सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर एंड एलिवेट द नीड फॉर डेटा शेयरिंग। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेसर ये सिस्टम की जो डेटा है उसको एक्सेस करेगा, दैट इज एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। फिर आता है रियल टाइम शेयरिंग शेड्यूलिंग। तो इसमें हार्ड रियल टाइम सिस्टम हो सकता है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ क्रिटिकल टास्क विद इन अ गारंटेड अमाउंट ऑफ टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम कंप्यूटिंग requires that the critical process receives priority over less fortunate ones। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम कर सकते हैं, या फिर हम प्रायोरिटी बेस्ड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कंप्यूटिंग यूज कर सकते हैं। फिर आता है थ्रेड शेड्यूलिंग। थ्रेड शेड्यूलिंग मतलब लोकल शेड्यूलिंग ऑन हाउ द थ्रेड लाइब्रेरी डिसाइड विच thread to put into the available LWP, या फिर global scheduling where kernel decides which will be the next thread to be scheduled। तो local scheduling भी हो सकता है या फिर global scheduling। फिर ये जो थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए API दिया हुआ है, ये तो हमारा C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हो गए सोलरिस शेड्यूलिंग, विंडोज एक्सपी शेड्यूलिंग एंड लिनक्स शेड्यूलिंग। तो ये सोलरिस 2 का जो शेड्यूलिंग है उसका डायग्राम है, और सोलरिस का जो डिस्पैच टेबल है, तो बेसिकली ये प्रायोरिटीज है। उसके बाद आता है लिनक्स शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे 2 एल्गोरिथम्स हम यूज करते हैं, एक तो टाइम शेयरिंग और दूसरा रियल टाइम। टाइम शेयरिंग में आता है प्रायोरिटाइज्ड क्रेडिट बेस्ड, दैट इज प्रोसेस मस्ट with most credit is scheduled next। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वही एग्जीक्यूट होगा, और credit subtracted when timer interrupt occurs, so then credit become 0, another process is chosen। so इसमें हम रियल टाइम शेयरिंग करके प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और हम यूज करेंगे सॉफ्ट रियल टाइम शेयरिंग। तो यस, इसके बाद एल्गोरिथम का इवैल्यूएशन आप देख सकते हैं कि हाउ एल्गोरिथम्स आर इवैल्यूएटेड। सो डिटरमिनिस्टिक मॉडलिंग टेक अ पर्टिकुलर प्रीडिटरमाइंड वर्कलोड एंड डिफाइन द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एल्गोरिथम फॉर दैट वर्कलोड। देन वी हैव टू सी कि क्यूइंग मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट वी विल implement the algorithm। So with this we have come to the end of chapter 5। Thank you।